हमारी कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर यूनात्सुमे से होती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में सिंगल रहने के अलावा कुछ भी नहीं किया था कि अचानक से इसकी किस्मत पलट जाती है और स्कूल की सबसे क्यूटेस्ट लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों की चमक से प्यार कर बैठती है और वो अपने बदले की प्यार में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि ये आंखें तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिखाओगे, मेरे अलावा किसी भी दूसरी लड़की को नहीं दिखाओगे। उस लड़की को लगता होता है कि नात्सुमे पूरी जिंदगी सिंगल ही रहा है और उसकी आंखों की कदर कोई दूसरी लड़की कभी भी नहीं समझ पाएगी कि नात्सु की किस्मत तो यहाँ पे भी रुकने का नाम तक नहीं लेती। नात्सु इसी तरह बेध्यानी में एक और लड़की से जा मिलता है। तो कहानी में तो ट्विस्ट तभी यहीं पे आता है कि इसी दूसरी लड़की को भी नात्सु की आंखों से प्यार हो जाता है। तभी कहीं जाके हिमारी को एहसास होता है कि हाँ यार, इसकी आंखों की चमक असली है, जो कि सब मुझे नहीं बल्कि अगर कोई दूसरी लड़की भी उसे नोटिस कर दे तो वो भी इसके प्यार में पागल हो जाती है। तभी तो यहीं से स्टार्ट होती है हिमारी की स्ट्रगल हमारे मेन कैरेक्टर नात्सुमे को पाने की। वैसे तो यूनात्सुमी ऐसी सिचुएशन में आया ही कैसे, यह जानने के लिए कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है, जहाँ पे 8th ग्रेड के फॉल में हम अपने नात्सुमे को फ्लावर एसेसरीज को स्कूल फेस्टिवल की ड्यूरिंग में सेल करते हुए देखते हैं। पूरा दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी उसने 100 में से सब 5 पीसेस को ही बेचा होता है और तभी उससे रियलाइज होता है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल है। वो थक हार के स्कूल के अंदर ही अपनी शॉप में जब वापस लौट के जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक अनजान ब्लू बालों वाली लड़की से होती है। वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हें यू शॉप को खुलेआम छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ कस्टमर्स आई थी यहाँ पर। नात्सु थोड़े दुख बड़े अंदाज से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ पे होता भी तो तब भी वो मुझसे कुछ भी ना खरीदती। और वो लड़की उससे हैरान तो तब करती है जब वो बताती है कि वो 15 कस्टमर्स आए थे और 15 के 15 ने सब कुछ खरीद लिया। दोस्तों, इससे हमें ये एहसास होता है क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा क्यूट है, इसी की वजह से काफी कस्टमर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे थे और इसी बहाने उन्होंने चीजें भी खरीद ली। नात्सुमे ये बात कहीं ना कहीं जानता होता है और इसी वजह से वो इस ब्लू बालों वाली लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहा होता। ऊपर से ये नात्सुमे ने आज तक कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की से बात भी नहीं की होती, पर इसके बावजूद भी वो लड़की उसका पीछा ना छोड़। वो काफी ज्यादा क्लिंजी होती है। वो पूछती है अब बताओ भी तुम आखिर ये 100 आइटम्स बेचने के लिए मरते क्यों चले जा रहे थे। नात्सुमे हैरांगी से पूछता है आखिर ये बात तुम्हें किसने बताई कि मैं 100 फ्लावर्स एसेसरीज को हर हालत में बेचना चाह रहा था। वो लड़की इसके जवाब में कहती है ये मुझे तुम्हारे सेंपाई सातों से मालूम पड़ी है। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद यूनात्सु अपने दिल पे पत्थर रख के उससे क्या ही देता है। ये मेरा सपना है कि मैं घर बैठ के ऑनलाइन स्टोर शुरू करूं जिसमें मैं ऐसी ही काफी फ्लावर एसेसरीज को बना के बेचा करूं, पर मेरे पेरेंट्स इसके खिलाफ वर्जी करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे इससे अच्छा कोई जॉब ढूंढनी चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो बदले में मैंने उन्हें कहा कि पैशन हमेशा जॉब से बढ़ के होता है। उनको गलत साबित करने के लिए ही मैंने उनसे कहा था कि मैं स्कूल में आज 100 आइटम्स को सेल करूंगा। पर ये सुनते सारी वो ब्लू बालों वाली लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो काफी जोर जोर से हंसते हुए कहती है जाहिर सी बात है, अगर ऐसा घटिया सपना मैं भी रखती होती तो मेरे पेरेंट्स को भी मेरे लिए काफी ज्यादा फिक्र होने लगती। इसके बाद वो लड़की उससे अपना नाम हिमारी बताती है और वो उससे कहती है कि जितने भी बाकी फ्लावर एसेसरीज बचे हैं वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए बेच डालूंगी। कहानी 2 सालों के बाद पे जाती है जहाँ पे अब हिमारी और नात्सु ग्रेजुएट होने के बाद अब हाई स्कूल में होते हैं। उधर ही हिमारी की कुछ फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एसेसरीज काफी ज्यादा खूबसूरत है, आखिर तुमने ये कहाँ से बाय की। तो हिमारी उन्हें एक ऑनलाइन स्टोर दिखाते हुए कहती है कि इस स्टोर के पास काफी खूबसूरत फ्लावर एसेसरीज है। हाँ दोस्तों, इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि 2 सालों के बाद यूनात्सुमे ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल ही लिया और वो काफी ज्यादा अच्छा भी चल रहा है, जो कि यह सब कुछ यूनात्सुमे भी थोड़ी दूरी से देख रहा होता है। यूनात्सुमे अपने दिल में कहता है कि उस बात को 2 साल बीत गया। उस रोज मैं सारी की सारी एसेसरीज को बेच पाया था सिर्फ और सिर्फ हिमारी की वजह से, और अब मैं घर बैठ के अपने ऑनलाइन स्टोर को चलाता हूँ जो कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, जो कि आज तक मैं हिमारी के थ्रू अपने सारे की सारी एसेसरीज को प्रमोट करता हूँ। वो मेरी मॉडल की तरह काम करती है। यूनात्सुमे अब जब एक न्यू पीस पे काम कर रहा ही होता है कि तभी पीछे से यहाँ पर आकर हिमारी उससे झपट्टा मारती है और काफी मजबूती से उसके साथ चिपक जाती है, तो कभी उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वैसे जैसे जैसे चिपक रही होती है यूनात्सु के मन में सिर्फ यही होता है कि लड़की काफी ज्यादा क्यूट है। तभी यूनात्सुमे उससे कहता है
कि मिडिल स्कूल में तुम्हारे बाल पहले काफी ज्यादा लंबे होते थे। हिमारी इसके रिप्लाई में कहती है, और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा भी तो पहले से काफी ज्यादा लंबा कद हो गया है। अब ये लोग अपने पिछले दिनों की बात कर रही होते हैं तो कहानी एक बार फिर से मुड़ के इनके पिछले दिनों में जाती है, जहाँ पे 100 एसेसरीज को बेचने के बाद अब ये लोग एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। यूई उससे सवाल पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों ही की? अगर तुम क्या चाहती हो? तो हिमारी कहती है, वो आंखें, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए है। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया है। मैं तुम पर काफी वक्त से नजर रख के बैठी हुई थी। जब तुम इन एसेसरीज को बनाने लगते हो तुम्हारा चेहरा एकदम से सीरियस हो जाता है और काम करते दौरान तुम्हारी आंखें चमकने लगती है। काम करते दौरान तुम्हारी आंखों के अंदर एक अलग ही किस्म का पैशन और जुनून और जज्बा होता है, जैसे कि उनके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हो। तो मेरे ख्याल से जब भी तुम्हें कोई भी लड़की काम करते हुए देखेगी तो वो भी तुम्हारी आंखों की दीवानी हो जाएगी। हिमारी उसे एक डील करती है कि मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी, जहाँ पे मैं अपने ऊपर ही एसेसरीज पहन के तुम्हारी मार्केटिंग करूंगी और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूंगी, लेकिन बदले में ये आंखें तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही काम करते हुए दिखाओगे और किसी को भी नहीं। तुमने कहा ना ये तुम्हारा सपना है कि तुम घर बैठ के ऑनलाइन स्टोर खोलो, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। हिमारी ने अपनी गर्दन में एक खूबसूरत सी एसेसरी को भी पहन रखा होता है, जो कि सॉफ्ट विंड फ्लावर से बनी होती है, जिसका मतलब ही गहरी फ्रेंडशिप होता है। तो हाँ यार, अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर यूई के पूछने पर हिमारी उसे बताती है कि उसने टैलेंट एजेंसी की जॉब ऑफर को ठुकरा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो हमारी यूई की स्टोर चलाने में मदद करना चाहती है। वो लड़की बताती है कि अभी तो हम सब छोटा मोटा ऑनलाइन स्टोर घर बैठ के चलाते हैं, लेकिन अब हमने अपने स्टोर को बड़ा करना होगा। अगर तुम 30 साल से होने से पहले पहले अपने स्टोर को चलाने में नाकाम रहे तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। तो यही उसे बोलता है कि तुम ये अपने भाई के सामने तो मत ही कहा करो। तुमने ये जब से कहना शुरू किया तुम्हारा भाई मुझे अपना छोटा भाई समझने लगा है। इनकी कन्वर्सेशन से हमें इतना तो मालूम पड़ ही जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर यूई की आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती। और जहाँ तक हिमारी की बात है, हिमारी पे तो हर लड़का मरता है और उसने पास्ट में काफी लड़कों को डेट भी किया हुआ है, पर आज तक हिमारी ने जिन लड़कों को भी डेट किया है उनके लिए वो कभी भी सीरियस हुई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डेटिंग को एक टाइम पास की नजर से देखती है। तो मैं कंक्लूजन देता फिरूं, फिलहाल तो ये लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड ही है और हिमारी तो तब तक शादी नहीं करना चाहती जब तक वो हमारे मेन कैरेक्टर को स्टोर ओपन करने में मदद ना कर दे। इसी बात को लेके एक बार फिर से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पे अब ये दोनों के दोनों अपने स्कूल से दोबारा घर लौट के जा रहे होते हैं। तो हिमारी ने उसे जाते हुए कहा होता है कि बॉयफ्रेंड्स और डेटिंग किसी को करना काफी ज्यादा बोरिंग है। ये बोलते हुए वो यू से पूछती है, क्या कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यू रिप्लाई में कहता है, चूंकि मैं तुम्हारे साथ इतना ही घूमता हूँ तो हर लड़की को लगता है कि मेरी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है। हिमारी बोलने लगती है, अरे वाह, हम लोग तो एक ही जैसे हैं। तो मेरे पास एक आइडिया है, सिंगल मरने से तो बेहतर यही है कि अगर 30 साल तक हम सिंगल रहते हैं तो फिर आगे चल के हम एक दूसरे से ही शादी कर लेंगे। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन से पैसे मांग रहा होता है क्योंकि उसने फ्लावर एसेसरीज को बनाना है ताकि वो और ऑर्डर्स तक बेच पाए। दूसरी तरफ हम हिमारी को भी देखते हैं, जो कि अपने दिल ही दिल में कह रही होती है कि क्या एक लड़का और लड़की के बीच में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती? अगर ये वाकई में सच है तो मेरे और यूई के बीच में आखिर ये फ्रेंडशिप नहीं है तो क्या है? या फिर मैं अंदर ही अंदर इसी सपने से आगे जीती हूँ कि एक दिन मैं यूई के साथ सोऊंगी और उसे किस करूंगी। अगले ही पल में हम यूई को देखते हैं, जहाँ पे यूई की नजर एक अनजान घने बालों वाली लड़की पे जाती है और पहले ही नजर में यूई दिल ही दिल में उसकी खूबसूरती की दाद देने लगता है। पर तभी यूई की नजर उसके हाथ में ब्रेसलेट पे पड़ती है और उसने लकली वही ब्रेसलेट पहन रखा होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के वक्त में बेचा करता था। पर इसी बेध्यानी में उस लड़की का ब्रेसलेट वहीं पर टूट जाता है। मेरे ख्याल से हमारे यूई की ही नजर लग गई है। ब्रेसलेट के टूट जाने की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तो यूई उसे कहने लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं इस ब्रेसलेट को फिक्स कर सकता हूँ। पर उल्टा वो लड़की यूई को ही डांटने लगती है कि तुम मुझे कब से गोरी जा रहे हो। उसे यूं इतना ज्यादा चिल्लाता देख के हमारा यूई नर्वस होकर फौरन से यहाँ से भाग निकलता है। तो अब आगे चल के हिमारी उसे बताती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि किसी लड़की के पास तुम्हारी इतनी पुरानी एसेसरी अभी भी मौजूद है। पर तभी वहाँ पर एक और शिंजी नामी लड़का आता है। ये यूई का दोस्त होता है
और ऊपर से हमारी हिमारी का एक्स बॉयफ्रेंड भी। ऊपर से इन दोनों की आपस में इसी वजह को लेके बिल्कुल एक दूसरे से नहीं बनती होती। यूई के पूछने पे शिंजी उससे बताता है कि कल तुम्हारी एक घने बालों वाली लड़की के साथ बात हुई थी। यूई कहता है कि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे ब्रेसलेट को फिक्स कर सकता हूँ। फिर से शिंजी यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ, इसी वजह से तो वो लड़की तुम्हारे पास दोबारा से आई है। पर हैरानगी की तो बात ये होती है कि हमारी हिमारी इस रेन नामी लड़की को पहले से जानती होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग स्कूल की रूफटॉप पे होते हैं, जहाँ पे हिमारी उसे बताती है कि हम लोग एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ होते थे और मेरा बड़ा भाई और इसकी बड़ी बहन इवन के एक ही क्लास में भी हुआ करते थे। यू, क्या तुम्हें याद है कि बाजार का सेकंड डे में जिसने तुम्हारी एसेसरी को प्रमोट किया था वो रिंग की ही बड़ी बहन थी। अब वो एक खूबसूरत सी मॉडल बन चुकी है और ये ब्रेसलेट तो हमने उससे ही दिया था प्रमोशन के लिए। मेरे ख्याल से उसने अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया था इसके बाद। अब अगले ही पल में ये तीनों की तीनों एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे हमारा रिन उसकी ब्रेसलेट को गौर से देख रहा होता है ठीक करने के लिए। और इवन के रिन भी नोटिस करती है कि एक बार यूई जब काम स्टार्ट कर देता है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया और उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक है। हिमारी उससे बताती है ना कि सिर्फ इतना, बल्कि जब ये काम शुरू कर दे तो ये अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसे किसी चीज का एहसास तक नहीं होता। तो अगर यकीन नहीं है मैं तुम्हें इस बात का सबूत भी दे सकती हूँ। तो हाँ यार, जब हमारा यूई काम से फारिग होता है तो वो नोटिस करता है कि ये दोनों की दोनों लड़कियां उस पर हंस रही है। तभी थोड़ी देर में उसे एहसास होता कि उन्होंने उसके बालों पे काफी चुटियां बनाई हुई है। और चूंकि हमारा यूई काम में इतना ज्यादा मगन था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ और इसी चीज को इन दोनों लड़कियों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया होता है। इसके बाद रेन उसका शुक्रिया अदा करके जब घर जाने लगती है तो रेन यहाँ पे हिमारी से पूछती है कि तुम दोनों क्या डेट नहीं कर रहे। हिमारी रिप्लाई में कहती है नहीं, हम लोग सिर्फ आपस में बेस्ट फ्रेंड है। ये बोलते हुए हिमारी उसे चिढ़ाने लगती है। ओह, दिखने से तो लगता है कि अब तुम हमारे यूई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगी हो। तो रिन उसे सवाल पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज किया है जिसकी शक्ल तक तुम्हें ना मालूम हो। वो बताती है कि मेरी मदर ने कहा था मुझे कि सिर्फ काइंड पर्सन ही ऐसी चीजों को बना पाते हैं जो कि तुम्हारे दिल को जा छुए। ये सब बोलते बोलते वो उसे एक पिक्चर दिखाती है। वो बताती है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन मुझे हमेशा से यही महसूस हुआ कि वो मेरे दिलों की गहराइयों में है। हाँ दोस्तों, वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि हिमारी की होती है। रिन बोलती है उनका काम हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पिक्चर से होता था। तुम इस ऑनलाइन स्टोर की मॉडल हो और यहाँ की एसेसरीज को प्रमोट करती हो। और खास तुम्हारी बात नहीं है बल्कि इन एसेसरीज को बनाने वाली की है कि वो सीधा दिल पर आ उतरती है। वो पूछती है लोगों को तो लगता है कि स्टोर की मालिक तुम हो, लेकिन असल में तुम नहीं बल्कि इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूई है ना। ये सारी की सारी बातें हिमारी के दिल पर चुभने लगती है, क्योंकि उससे तो लगता था कि वही वो दुनिया की आखिरी लड़की है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यूई की आंखों की चमक को नोटिस कर पाती है। और अब जैसे कि रिंग को पहले से इन एसेसरीज से प्यार था और जब उसने इसके क्रिएटर को काम करते हुए देखा तो वो भी उसकी आंखों की दीवानी हो गई। और यही चीज अब हिमारी को दिल ही दिल में चुभने लगती है। और फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।